भी अलग से बनाती थी। तो मैं एक और जो आकांक्षी थी या एस्पिरेंट थी उनके साथ अपने प्रीलिम्स के नोट्स बनाती थी ऑनलाइन, जो कि हिंदू पढ़ती थी और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। तो हम दोनों अपने नोट्स साथ में साझा कर लेते थे एक पर्टिकुलर फाइल में। तो उस तरीके से हम अपने नोट्स बनाते थे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, यदि मैं मेंस की बात करूँ तो न्यूज़पेपर से ही हम लोग कुछ-कुछ मैं एग्जाम्पल्स निकालती थी, केस स्टडीज निकालती थी, जिसको मैं अपने पेपर में यूज़ करती थी। तो उससे क्या होता था कि एग्जामिनर को शायद ये फील होता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी अपने एनवायरनमेंट को और अपने आंसर्स को वैल्यू ऐड कर पाती थी, जिससे मेरे आंसर्स दूसरे लोगों से थोड़े अलग दिखते थे। डेटा कलेक्ट करना न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना, केस स्टडीज जो छोटी-छोटी कहानियाँ आती हैं कई बार न्यूज़पेपर्स में, उसको आप ऐसे के इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नेंस का पेज आता है, तो उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से नई पहल ली जा रही है देश भर में गवर्नेंस। तो वो सब चीजें आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये करंट अफेयर्स की बात हो गई। यदि मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स की बात करूं तो अगर हम स्टार्ट करें पॉलिटी से, तो मैंने लक्ष्मीकांत उसके लिए फॉलो किया है, उसको मैंने कवर टू कवर पढ़ा है और मैंने अधिकतर उसके चैप्टर्स के नोट्स बना लिए थे ताकि मुझे रिविजन करने में बहुत आसानी हो। तो उससे क्या हो गया था कि मेरे बहुत ही क्रिस्प नोट्स तैयार हो गए थे। तो एग्जाम के पहले मुझे वो मोटी बुक पढ़ने से अच्छा होता था कि मैं अपने नोट्स को फटाफट रिवाइज कर लूं, जो बहुत ही कम पन्नों में मैंने बना लिए थे। दूसरा, यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है जिसमें कि सारे नोट फॉर्म में ही उन्होंने दे रखा है, बट अगर आप चाहें तो मेरी तरह आप उसके भी नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको रिविजन करने में बाद में आसानी होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने अपने क्लास के नोट्स यूज किए हैं और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो किताब आती है वो मैंने इस्तेमाल की थी। उसको मैंने कवर टू कवर पढ़ा है, एक एक पन्ना बहुत अच्छे से। और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो उसके लिए मैंने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है और मेरे जो क्लास के नोट्स थे वो पढ़े हैं, जो कि क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के जैसे ही हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्लास के नोट्स पढ़े हैं। उसके अलावा मैंने मंथली मैगजीन्स उसके लिए फॉलो करी हैं। जी आयुषी जी, आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका बुक लिस्ट बताया और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिया कि आपके जो रूममेट थे, आपके जो पार्टनर थे, जो साथ में आप पढ़ाई करती थी, तो आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आपके जो फैक्ट नोट डाउन करते थे, जो नोट्स बनाते थे, आप उसको एक्सचेंज कर लेती थी और अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव डन दी विजन आईएएस भी आपने उसको फॉलो किया है। जी और जी। करंट के अलावा आपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया अभी कि करंट से जो आप नोट डाउन करती थी, तो आपका मेंस राइटिंग में भी इसका करंट के फैक्ट का यूज किस तरीके से आप करती थी, तो आपका आंसर कैसे इफेक्टिव हो पाता था? थोड़ा सा मेंस राइटिंग के बारे में हमारे जी एस्पिरेंट्स जी। को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अगर हम जीएस 4 की बात करें, एथिक्स की बात करें, तो उसमें कंपैशन करके एक टर्म होता है। तो कंपैशन का यदि मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख दूंगी तो वो उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता इफेक्टिव लगेगा। यदि मैं कंपैशन का कोई एग्जाम्पल लिख दूं उसके साथ तो वो बहुत इफेक्टिव लगेगा, बट एग्जाम्पल ऐसा होगी जो एग्जामिनर भी जिससे रिलेट कर पाए। जैसे कि मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान आपने किसी को खाना पहुंचाया, या इवन गाय गाय जो स्ट्रे एनिमल्स जो घूमते रहते हैं उनको आपने चारा डाला, या फिर किसी को मास्क सैनिटाइजर प्रोवाइड किए, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कंपैशन का। या फिर या फिर हम दूसरे ऐसे छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप अपना खुद का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे कि आप एक निःशुल्क सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, तो ये भी एक बहुत अच्छा एम्पैथी या कंपैशन का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से हम छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स हमारे आस-पास के दुनिया से ही उठा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर से ही आप ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं अपने जो यूट्यूब पे आप छोटे-छोटे वीडियोज़ देखते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो आप अपना टाइम पास या रिक्रिएशन का माध्यम भी ऐसा बनाइए जो कहीं न कहीं आपकी नॉलेज को ऐड करे। जैसे कि मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती थी, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हो गया, या फिर डब्ल्यूएचओ का हो गया, तो वो सब जो रहती है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको एक एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करती है पढ़ाई के अलावा, और एक नॉलेज भी आपको ऐड करती हैं, और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो आप इनको फिर यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर कोई जनजाति के बारे में बात करूँ, कि अगर पेपर 1 में, पेपर 2 में स्पेशली यदि वो ट्राइब्स के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के बारे में आपको पूछते हैं, तो जनजाति एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है इसमें बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी जनजातियां हैं, और आपके आपके एरिया के आसपास जैसे कि सहारिया ट्राइब रहती है,
मैंने इसके ऊपर मैं भी भारत की एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री से मिला हुआ जो मुझे नॉलेज था, मैंने अपने आंसर्स में यूज़ किया। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें केस स्टडी लिखी। केस स्टडी सहारिया ट्राइब और जिस भी एरिया ग्वालियर एरिया में जो मिलती है, और फिर मैंने लिखा कि किस तरीके से उनको जो बेसिक गवर्नमेंट की स्कीम्स के फ़ायदे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। कैसे उनको जो हमारा आईसीडीएस के अंदर जो मिलना चाहिए, उनको राशन वगैरह वो सब नहीं मिल पा रहा है। कैसे लॉकडाउन के दौरान उनको तकलीफ हुई। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आप उसको सब्सटैंशिएट भी कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू या उदाहरण के थ्रू। जी आयुषी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। आयुषी जी, आपने सिविल सर्विसेज में आने का सपना तो बहुत पहले देखा होगा, और ये सपना नो डाउट बचपन से और या आपके कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ है, स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ है, और इसकी कीमत भी आपने चुकाई अपनी मेहनत के द्वारा। तो हमारे एस्पायरेंट्स जानना चाहते हैं कि आपका कैसा डे शेड्यूल रहता था, या आपका वीक प्लानिंग होता था, या कैसे आप अपने रिवीजन को कर पाती थी, या अपने सिलेबस को कैसे आगे बढ़ाती थी? मेरा सपना ये बचपन से नहीं था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। ये मैंने जॉब करते दौरान ही रियलाइज किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करती थी, जिनमें हम आसपास के गांव में जाते थे और अपना योगदान देते थे, जैसे स्वच्छता के लिए कैंपेन या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई कैंपेन ऑर्गेनाइज करते थे। तो उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि मुझे समाज को कुछ वापस देना है, और इसमें मुझे ज्यादा एंजॉय करती हूँ मैं इस काम को। तो इस तरीके से मेरा वो धीरे-धीरे बनकर फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। यदि मैं आपको अपने डे शेड्यूल की बात बताऊँ, तो वो थोड़ा टाइट ही रहता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो ज़्यादातर टाइम वो सॉल्व करने में और उसकी प्रैक्टिस में चला जाता था। और तीसरे अटेम्प्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, तो उससे और भी ज़्यादा टाइट हो गया था, क्योंकि मुझे मात्र 2 महीने की जो टाइम पीरियड था, उसमें अपना नया ऑप्शनल कंप्लीट करना था। तो मैंने, क्योंकि ये अपना डिसीजन अपने मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट का मेंस था उसके रिजल्ट आने के बाद लिया था, तो टाइम बहुत कम बचा था। तो जितना भी मेरा जो बेसिक काम थे, जैसे कि खाना और वो सब चीज़ें, उसका यदि टाइम हटा दिया जाए, तो बाकी बचे हुए टाइम में मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी और पढ़ाई करती थी। और यदि एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद की बात करें कि प्रीलिम्स हो गया है, तो उसके बाद 4-5 दिन ज़रूर काफ़ी अच्छे से ब्रेक लेती थी या घर आ जाया करती थी, बट उसके अलावा बाकी सारा टाइम मेरा ज़्यादातर पढ़ाई में ही जाता था। जी आयुषी जी, तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ बहुत कम ली और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा आपने फ़ोकस किया है। आयुषी जी, हमारी अभी ज़ूम कॉल पे जो कि परीक्षित सर के द्वारा चलाया जाता है, अब हम बहुत वेलकम करते हैं आपका, और आप बहुत अच्छे से इनपुट्स दे रही हैं। इस कॉल पे अभी 70 कॉल्स जॉइन है, और करीब 250 से 300 लोग आपको सुन रहे हैं लाइव, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मदर, फादर और फैमिली वाले भी उनको सुन रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो छोटे-छोटे गाँव से प्रिपरेशन करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आज पहले दिन से भी अगर वो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, और अगर जो 27 जून 2021 में क्रैक करना चाहते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स, तो अगर आज फर्स्ट डे से भी अगर तैयारी कर रहे हैं और आयुषी जैन को मोटिवेशन मान के, तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, कितनी भी छोटी जगह से भी, जिस भी मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, तो इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल भी कभी भी एक राह का पत्थर ना मानें, इस हर्डल की तरह ना लें, बल्कि आप इसको एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह लें, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वो हमें कई सारी चीज़ें सिखाती हैं, और यदि हम कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव पॉइंट होता है, क्योंकि यदि हम जब एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से अवेयर रहते हैं किस तरीके की परेशानियाँ एक आम इंसान फेस करता है, या हम जैसी परिस्थितियों से आने वाला इंसान फेस करता है। तो आप उसको एक मोटिवेशन की तरह ही लें। और दूसरा, यदि आप आज से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत कांग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सफ़र होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल सफ़र होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो जाएगी, जितनी भी चीज़ें यूपीएससी सिलेबस में हैं, वो बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करेंगी। और स्टार्टिंग के लिए आप अगर चाहते हैं स्टार्ट करना आज से, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए आज का, और बेसिक एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास, आप बहुत यंग हैं और अभी आपका ग्रेजुएशन ही चल रहा है, तो आप 6 के एनसीईआरटी से चालू कर सकते हैं। आप 10th या 10th 11th 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, और इनको पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बहुत मल्टीपल सोर्सेस या बहुत डिफरेंट सोर्सेस फॉलो करेंगे, बल्कि आप कम सोर्सेस फॉलो करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे,
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप उसको अप्लाई भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे और यूपीएससी या एमपीपीएससी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपका जो डायरेक्शन है या जो आप जिस दिशा दिशा में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी जानकारी एक पर्टिकुलर किताब में होती है, उस लेवल में उसको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यदि आप बार-बार यूपीएससी के पुराने या पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखते रहेंगे, तो आपको ये ज्ञात होता रहेगा कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्या पढ़ना मुझे ज़रूरी है और क्या मुझे छोड़ना है। तो ये आप एक चीज़ आप ज़रूर करिए। जी आयुषी जी, आपने बताया और आपके बातों में एक इनपुट निकल के आया कि यूपीएससी का सिलेबस के बारे में आपने बताया। तो हम लोग देखते हैं और हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो बीइंग एस्पायरेंट्स या एक स्टूडेंट के लिए सिलेबस का इंपॉर्टेंस होता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान। यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें हर एरिया को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है और मुझे लगता है कि यदि आप एक बेसिक सोर्स से एक बार उस सोर्स से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, मान लीजिए आपने गवर्नेंस किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से कवर कर लिया, या तो वो आपके क्लास के नोट्स हो सकते हैं या मार्केट में मिलने वाली कोई एक किताब, तो उसको आप उस सोर्स से कवर कर लीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से उसको अपडेट करते रहिए। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको मार्केट में या कहीं और पर भी बहुत सारा डाइवर्स या वास्ट सोर्सेस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, बट आपको उन सब चीज़ों के पीछे जाना नहीं है। आपको अपने सोर्सेस लिमिटेड रखना है, एक चीज़ से कर लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। मान लीजिए आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई एक मैगजीन फॉलो करी है और आपने उसको एक बार पढ़ लिया है, तो अब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ने की वजह आप कोशिश कीजिए कि यूपीएससी में आए हुए जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप लिख के देखिए, 10 मार्कर क्वेश्चन, 15 मार्कर क्वेश्चन की जो आपने नॉलेज ली है उस पर्टिकुलर मैगजीन या बुक से, उसके द्वारा उसका यूज करते हुए और आप जो पढ़ रहे हैं उसका यूज करते हुए आप क्या उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं। तो और अगर नहीं तो आप उसको बुक को बार रिविजिट कीजिए जो चीज़ें आपको नहीं याद आ रही हैं। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सिलेबस को बिल्कुल अपने सामने रखिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको सिलेबस से मैच करते जाएँगे और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको नोट करेंगे कि मैं जीएस 1, 2, 3, 4 किस चीज़ में किस सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। जी आयुषी जी, मतलब सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले जी। करता है। जी, थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे कि विदाउट मेंस क्रैक यूपीएससी में सक्सेस नहीं पाई जा सकती। और तो मेंस आंसर राइटिंग आपका कैसा रहता था या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी पड़ेगी मेंस राइटिंग के दौरान? मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले तो आप टॉपर्स के आंसर्स को देखिए, किस तरीके से वो आंसर्स को लिख रहे हैं, कितने पार्ट्स में आंसर्स को डिवाइड कर रहे हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। तो यूजुअली देखा जाता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 15 मार्कर को 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 पेज मिलते हैं हमें 15 मार्कर के लिए और 10 मार्कर्स के लिए हमें 2 पेज मिलते हैं। तो और जो क्वेश्चंस या जो आंसर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है। मान लीजिए कोई हमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो हम वाटर कंजर्वेशन की डेफिनेशन उनको बता सकते हैं और साथ ही साथ हम कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ढाका मॉडल बता दिया या फिर देवास का मैंने बता दिया कि जो वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है या फार्म पॉन्ड का मॉडल है वो बता दिया उस इंट्रोडक्शन में ही, या फिर मैंने कोई डेटा ऐड कर दिया वर्ल्ड बैंक का कि किस तरीके से वाटर स्कैरसिटी हो रही है सिटीज में। तो एक आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो आपके क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करता हुआ होना चाहिए और कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड उसमें मटेरियल होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जामिनर जो है या चेकर जो है वो इम्प्रेस हो जाए आपके इंट्रोडक्शन से ही कि हाँ, ये बच्चा पढ़ के आया है और इसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर जो मेन बॉडी है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, क्या-क्या उन्होंने पूछा हुआ है। मान लीजिए उन्होंने पूछा है कि रीज़न क्या है वाटर क्यों हम कंज़र्व नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है कि कैसे हम वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट्स हो जाएँगे आपके क्वेश्चन के।
और जो कंक्लूजन होगा वो थोड़ा आप पॉजिटिव आउटलुक रखिए, उसमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम कि हम सिर्फ गलतियां ही गिना रहे हैं, क्योंकि एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाता है, क्योंकि उसे जनता को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रहता है। तो जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक आप ये इंप्रेशन देना चाहिए एग्जामिनर को कि ये जो बच्चा है या जो ये लिखने वाला है, ये जो एस्पिरेंट है, वो सॉल्यूशन बता रहा है हमको। तो आप उसमें भी एक कुछ स्टेप्स में बता सकते हैं किस तरीके से आप वाटर कंजर्व कर सकते हैं। तो मेरा ये एक ओवरऑल एक फ्रेमवर्क रहता था आंसर राइटिंग का। जी आयुषी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर किया और आपके दो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकल पाया था। तो मोस्ट ऑफ दी हम लोग जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पहले प्री की तैयारी करें और फिर सिलेक्शन होने के बाद मेंस की तैयारी करें। तो आप किस तरीके का बिलीव रखती हैं कि मेंस की तैयारी को लेके या प्री की तैयारी को लेके, या साथ साथ की जानी चाहिए? आप किस तरीके का इंपॉर्टेंस देती हैं इसको? मैंने कभी भी मेंस और प्री की तैयारी को सेग्रीगेट नहीं किया है, उनको अलग-अलग नहीं लिया है। मैं स्टार्टिंग से ही तैयारी जो है वो साथ-साथ ही करती थी कि न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ, तो जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं वो भी निकाल लूँ और मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं वो भी निकाल लूँ। फिर कई बार ओवरलैपिंग भी होती है, जैसे जीएस 1 में हम देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, तो ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो इस तरीके से आप दोनों की साथ-साथ तैयारी कीजिए। और कुछ जो बस एग्जाम के 1 डेढ़ महीने या 2 महीने पहले आप टारगेटेड प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आप टेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ही लगाएंगे और ऐसी चीज़ों को छोड़ देंगे जो मेंस के पर्सपेक्टिव से है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया और या फिर एथिक्स का पेपर हो गया। तो ये सब चीज़ें मेंस में काम में आएंगी, तो उन सबको आप रिवाइज मत कीजिए प्रीलिम्स के पेपर के 1-2 महीने पहले। जबकि इसके पहले का जितना भी टाइम है वो आप दोनों के साथ-साथ क्लब करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हमें 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें इतना सारा सब कुछ मेंस के लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यदि आप साथ-साथ करेंगे तो एक एफर्ट भी कम लगेगा प्रीलिम्स के बाद आपको उस जो मेंस वाला मोड है उसमें आने में। जी। हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स चूंकि छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं आयुषी जी, और मोस्ट ऑफ दी दे आर फ्रॉम दी हिंदी मीडियम, और जो सिटीज के हमारे एस्पायरेंट्स है दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो आपको क्या लगता है, आजकल टॉपर्स इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो हिंदी मीडियम वालों का कहीं ना कहीं मोटिव डाउन होता है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मीडियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा होती है वो हमारा सिर्फ एक्सप्रेस करने का या अपनी बात बताने का एक मीडियम होती है, तरीका होती है। लेकिन आपने बोला कि कम सिलेक्शन हो रहे हैं इस हिंदी मीडियम के बच्चों की तरफ से, बट हो सकता है कि कम बच्चे हो सकता है अप्लाई कर रहे हों या फिर उतना उनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस किसी भी मीडियम से हैं, चाहे तो इंग्लिश से हो या हिंदी से हो, जो पढ़ने की दिशा है, जो डायरेक्शन है और जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो सेम ही रहने वाला है दोनों ही मीडियम्स के लिए। यदि आप डिटर्मिनेशन रखेंगे, एफर्ट्स अपने कंसिस्टेंटली पुट करेंगे और पूरी मेहनत जिस भी मीडियम से है उसमें आप सफलता पाएंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं कि हिंदी मीडियम से बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं या वैसा कुछ, क्योंकि ये हमारी भारत की सेवा करने के लिए सर्विसेज है और इसमें सरकार पूरा मौका देती है मीन्स में भी और इंटरव्यू के दौरान भी कि आप हिंदी को एक जो एक्सप्रेस करने का मीडियम है उसकी तरह चयन कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है या सिंबल है कि आपको आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि पूरा मटेरियल अवेलेबल है हिंदी में तैयारी के लिए, कोचिंग्स अवेलेबल है, मार्गदर्शन अवेलेबल है जैसा कि आप लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरे जो टॉपर्स है जैसे 2014 में निशान जैन करके उनका शायद 13th रैंक आया था, वो हिंदी मीडियम से निशान जैन सर। तो उनके ब्लॉग्स है, उनका उनका जो उनके वीडियोस हैं गाइडलाइन वाले, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने ऐसे के लिए उनका ब्लॉग फॉलो किया था या उनके जो फ्रेमवर्क था ऐसे का वो फॉलो किया था, तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के होने के बावजूद वो इतनी अच्छी रैंक लाए, तो ये एक साइन है कि आप भी ला सकते हैं और किसी भी मीडियम से लाया जा सकता है। और अभी इस बार भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैंने लिस्ट चेक की थी क्योंकि मेरे पास भी कई सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रहा था, क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटी जगह को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसके ऊपर। तो मैंने ये जाना कि आप बस अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जिस भी मीडियम से हैं उसमें आप सफलता पा सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा आयुषी जी ने कि मीडियम सिर्फ अपनी एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। तो आज हमारे हिंदी मीडियम के जो छोटी-छोटी जगह से बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग बहुत मोटिवेट होंगे। आयुषी जी, एक आपने अभी बात कही एसे एसे राइटिंग। एसे राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर ऐसा मैंने जितना सुना है कि आप अगर यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर आपको अपनी मन-मर्जी वाली पोस्ट चाहिए, चाहे आप आईपीएस चाहते हैं, चाहे आईएफएस चाहते हैं, आईएएस चाहते हैं, तो वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो आपका एसे राइटिंग होगा। अगर उस पेपर में आप लेक कर गए तो शायद आपको अपनी मनमर्जी वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी ऐसे राइटिंग को लेकर? ऐसे राइटिंग आपने जैसा कहा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा रैंक सुधारने का आपको मौका मिलेगा और आपकी मनमर्जी की पोस्ट आपको मिलेगी। तो ऐसे राइटिंग के लिए मेरा एक जो बेसिक ड्राफ्ट होता था वो कि मैं जो ड्राफ्ट बनाते हैं हम ऐसे लिखने से पहले, तो मान लीजिए हमारा 3 घंटे का पेपर है और 2 घंटे और 2 ऐसे हमको लिखने हैं। तो जो स्टार्टिंग का मैं डेढ़ डेढ़ घंटे में उन 2 एसेस को डिवाइड कर लेती थी और आधा घंटा जो रहता था उसमें मैं रफ ड्राफ्ट बनाती थी, पूरा आधा घंटा रफ ड्राफ्ट बनाती थी और 1 घंटे में उसको लिखती थी। और नेक्स्ट जो 1.5 घंटा होता था उसमें अगेन आधे घंटे में रफ ड्राफ्ट बनाती थी नेक्स्ट ऐसे के लिए, निबंध के लिए, और फिर 1 घंटे में उसको लिखती थी। जो रफ ड्राफ्ट रहता था वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन डिसाइड कर लेती थी, कंक्लूजन डिसाइड कर लेती थी, और मैं अपनी मेन बॉडी में मुझे क्या क्या डायमेंशंस लेकर आने हैं वो मैं डिसाइड कर लेती थी। ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस को कवर करें। जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसे कवर करना है तो आप उसके सोशल एंगल से भी उसको लिखेंगे, आप उसके पॉलिटिकल एंगल से उसको लिखेंगे, लॉ लिटरेचर के एंगल से लिखेंगे, लॉ के एंगल से लिखेंगे, पॉलिटिक्स के एंगल से उसको आप कैटर करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप हर पर्सपेक्टिव उसमें ऐड करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन ऐसा बनाएंगे जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप जो है उस टॉपिक को समझ गए हैं। इसमें मैं बेसिकली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती थी, जैसे कि कोई एक स्टोरी डालती थी मैं उसमें, या फिर कोई ऐसा जैसे कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था जिसमें कि एक एक एड ही था वो महिंद्रा ग्रुप का, जो यूट्यूब के वीडियोस के पहले चलते हैं कभी कभी। तो उसमें ऐसा था कि वो जो आदमी होता है या जो एक पिता जो होता है वो अपनी बच्ची के पहले दिन अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने जाता है, बट बीच में उनको ग्राम के सरपंच मिल जाते हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं उससे कि बच्ची को स्कूल भेजने जा रहे हो। तो वो खुश होके बोलता है हाँ, बट जो सरपंच होता है वो उससे बोलता है कि देखना कहीं ये हाथ से निकल ना जाए। तो वो उसका वो पिता जो है वो बड़ा मायूस हो जाता है, और फिर एंड में जब वो स्कूल के गेट के बाहर पहुंचता है तो वो लड़की उससे पूछती है पिताजी हाथ से निकलने का मतलब क्या होता है। तो पिता उसको जिस तरीके से समझाता है कि हाथ से निकलने का मतलब होता है कि तुम पढ़ोगी, तुम आगे बढ़ोगी, तुम लोगों से आगे निकलोगी, तुम कॉलेज जाओगी, फिर तुम अपना जॉब करोगी और फिर जो तुम करना चाहती हो लाइफ में वो करोगी और हमारा सहारा बनोगी। तो हाथ से निकलने का मतलब उस पिता के लिए कुछ और था और समाज की दृष्टि में कुछ और है। तो मैं इस पर्टिकुलर जो एडवर्ट को मैं नारी से रिलेटेड जो एसेस आते थे उसमें पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन में लिखती थी कि पिता ने क्या बोला, सरपंच ने क्या बोला और बेटी ने क्या बोला। तो इस तरीके से आप अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इनोवेटिव बना सकते हो। और जितना इनोवेटिव आपका इंट्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एग्जामिनर को या चेकर को पढ़ने में मजा आएगा। तो आप शॉर्ट स्टोरीज डाल सकते हैं, इस जगह कॉन्वर्सेशन डाल सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे में न्यूज़पेपर्स बना देती थी कि 4-5 मिनट में एक डायग्राम की फॉर्म में न्यूज़पेपर्स बना दिए मैंने 4-5 पहले पेज पे, और उसमें कुछ कुछ हेडलाइंस के फॉर्म में चीजें लिख दी। मान लीजिए कि फेक न्यूज से रिलेटेड कोई ऐसे आया है, तो गलत न्यूज जो आजकल चलती हैं छप जाती हैं सिर्फ पैसों के लिए, तो कि किस तरीके से फेसबुक पे जर्मनी ने या यूरोपियन यूनियन ने चार्ज किया फेसबुक को कि वो इतने पैसे पे करे। दूसरा ये कि फेक न्यूज की वजह से किस तरीके से इस पर्टिकुलर जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। तो एक हेडलाइंस फॉर्म में मैं एक 4-5 न्यूज़पेपर बना देती थी और उसमें हेडलाइन के फॉर्म में लिख देती थी और नीचे लिख देती थी कि किस तरीके से फेक न्यूज जो है वो हमारी समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने इंट्रोडक्शन को काफ़ी इनोवेटिव बनाने की कोशिश करती थी। फिर जो मेरा मेन बॉडी होता था, उसमें मैं 3 पार्ट्स में उसको कैटर करती थी। पहला होता था कि पहला पार्ट होता था जैसे 12 पेजेज़ का ऐसे होता है, तो 2 पेज मेरा इंट्रोडक्शन में चला गया, 1.5 पेज, 2 से 1 से 1.5 पेज, और 1.5 पेज मेरा कंक्लूजन में चला गया। तो कुल मिला के हो गए ये 3 पेज। तो 9 पेज मेरे वापस बचे। तो जो मेरा अब इन 9 पेजों को मुझे वापस 3 पेज में डिवाइड करना है,
4 3 2 ऐसे करके मैं डिवाइड करती थी इसको। तो स्टार्टिंग के 4 पेजेस में इंट्रोडक्शन के बाद लिखती थी कि जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं किस पहलू को सपोर्ट कर रही हूँ। जैसे कि जैसे बंधी हुई मुट्ठी जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, इस तरीके के ऐसे कई बार आते हैं। या लीडरशिप के रोल से रिलेटेड कई बार ऐसे आते हैं, जैसे कि लीडर जो होता है वो बॉर्न नहीं होता, या वो अपने एक्सपीरियंसेस से बनता है। दैट मीन्स लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो इस तरीके का यदि कोई टॉपिक आए तो मैं पहले उसके 4 पेजेस में बताऊंगी किस तरीके से लीडर्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। और मैं हर फील्ड का एग्जाम्पल दूंगी लीडर्स के लिए। जैसे मान लीजिए समाज की दृष्टि में देखा जाए तो महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दूंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाली जो उनकी जर्नी थी, फिर कैसे वो इंडिया में आए तो उन्होंने सीखा और फिर वो लीडर बने। फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी इंटरनेशनल रिलेशंस का कि कैसे भारत लीडर बना, किस तरीके से उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने पहले चालू किया, कैसे हमने सार्क को आगे बढ़ाया, कैसे हम बिम्स्टेक में अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और कैसे अब हम और भी ब्रिक्स का पार्ट बन गए, तो किस तरीके से इंडिया लीडर बन रहा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखते हुए। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट डायमेंशन को कवर करूंगी। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि इसका दूसरा पहलू बताने की, कि किस तरीके से कई बार एक्सपीरियंसेस को जानते हुए लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत लीडर बन जाते हैं।